यह किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन और उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है, तो यह आपकी पहली पुस्तक होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड की सारांश हिंदी में। इस पुस्तक के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक अमीर हैं, जिनमें वो अमीर अमीर कहते हैं, और दूसरे गरीब हैं, जिनमें वो पुअर अमीर कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली हैं, उसी के बारे में हैं। जैसे कि अमीर कैसे बने, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, लोग पैसा ढूंढना कैसे चाहते हैं, पैसा ढूंढना कैसे शुरू करें आदि। यह पुस्तक लोगों के सम्मिलित वित्तीय जागरूकता, फाइनेंशियल अवेयरनेस का जन्म हुआ। आइए इस पुस्तक का सारांश देखें। लेखक के एक पिता ने भी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। दोनों अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक वित्तीय पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों से एक थे। जब वे पैसेज के बारे में बात करते थे, तो दोनों की नजरें भी अलग अलग होती थीं। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ें हैं, और दूसरा फेल था कि दवाओं की कमी ही सभी मुद्दों की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनका सामने सबसे बड़ा दुष्परिणाम था यह था कि उन्होंने किसकी सुने, अपने रिच सुपरस्टार की या पुरसारी की, क्योंकि ड्रग्स के बारे में दोनों की नज़रें पूरी तरह से अलग थीं। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की कीमत चाहते थे। उनके पुअर क्रिएटर को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। उनके रिच राइटर इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं किया गया था। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उनके लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। लेखक के रिच राइटर ने कहा कि तुम अपने बच्चों से वह चीज़ कैसे ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुमसे यह चीज़ नहीं ली जा सकती, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसके विपरीत जब आपसे यह पूछा जाए कि आप उस चीज़ को कैसे ले सकते हैं, तो आपका दिमाग आपके काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल सही नहीं था कि आप सभी कुछ विशिष्ट, चलो उनका यह कहना था कि आपका दिमाग हमेशा सक्रिय होकर उसे काम पर लगाता है, जिससे मस्तिष्क की दिशा निर्धारित होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बन जाएगा। उनके पुअर कैटरीना कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच कैटरीना कहते थे कि रिस्क को स्ट्रैटेजिक करना सीखो। उनके पुअर राइटर्स का कहना था कि करो और स्टूडेंट डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। पुराने रिच राइटर में कहा गया है कि वह सीखता है, काम के लिए डॉक्टरों की सलाह लेता है, बल्कि काम पर लगाता है। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि राइटर ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच बिग बॉस की सुनेंगे और फिल्मी कॉमेडी के बारे में सीखेंगे। असल में उनके पिता ने उनके साधु पिता को पढ़ा था, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा था और शिक्षक की नौकरी करते थे, लेकिन वह धोखे के मामले में गरीब थे। जिस लेखक ने अपने रिच क्रिएटर्स में कहा है, वे अपने दोस्त माइक के पिता थे। उनके पास रॉबर्ट थे और उनके दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते थे, वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस अमीर लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं। अर्थहीन यानी कि आप किस तरह से उन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर व्यक्ति जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब संपत्ति वाले जा रहे हैं, और मध्यम श्रेणी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घर में क्यूकी के सिक्कों के बारे में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और पायलट आदि अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी नौकरी पाने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास हमेशा कई आय के कई स्रोत होने चाहिए। ज्यादातर लोगों का एक ही आय का माध्यम होता है, जिनकी अपनी आय होती है।
वह कहता है कि वह बहुत सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए वह अपने वेतन पर ही अनुशासित रहता है। पर उसे यह समझ नहीं आता कि एक ही अनुपात में आय के स्रोत पर प्रतिबंध बड़ा जोखिम जोखिम है। अंतिम विवरण 3 प्रकार के होते हैं। साधारण का मतलब आपकी नौकरी। पैसिव मतलब रियल स्टेट आदि से कमाया गया पैसा, अर्थात जहां से आप न रहें और न ध्यान दें पर पैसा आए। पोर्टफोलियो का मतलब शेयर बाजार और सरकारी बैंड से पैसा कमाया गया। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेजन के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वारेन बफे पोर्टफोलियो की वजह से अमीर बन गए हैं। अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट के, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच राइटर हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने साधारण आय स्रोत को जल्द से जल्द निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान संपत्ति का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। लेखक के रिच राइटर हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने साधारण आय स्रोत को जल्द से जल्द निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान संपत्ति का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पैसे ही नहीं हैं, या अवसर आपके सामने हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर उसे हम अच्छे से प्रशिक्षित करते हैं तो कई अच्छे अवसर बनाने में मदद करें, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। कमाई पर नहीं, सीखने पर ध्यान दें। सीखने पर फोकस करना होगा। अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा जब तक वह नए वित्तीय अवसरों को देखेगा। कोई भी चीज सिखाई हुई आपको अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब भी उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उन्हें सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। जिस पर सही में बुद्धिमत्ता होती है वह नए विचारों का उद्घाटन मन से करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक ने उसके साथ मोलभाव करके फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद करीब करीब प्लास्टिक ग्लास डैम पर उसे बेच दिया। उन सिक्कों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले क्षेत्र में घर खरीदा और जब वह प्रगति पर समाप्त हुई तो उसे बेचकर अच्छा लाभ कमाया। इसकी मदद से उन्होंने बताया कि कितने कम पैसों में कितने पैसे बदले जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से लेकर विश्वव्यापी आर्थिक ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अच्छा अवसर तलाश सकें। लेखक को रियल एस्टेट की जमीन पर घर और छोटी कंपनी में निवेश रुचि करना है, इसलिए वह अपने बारे में ज्ञान एकत्रित करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। जिस संपत्ति में रुचि है उसका ज्ञान फिर से निवेश करने के बारे में आप सोचेंगे। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः आरंभ एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। राजनीतिक लोग जो दावा करते हैं वो उसे वापस लेते हैं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा निवेश करने से पहले यूके के जिन लोगों ने निवेश किया है अपने मिले हैं, जो लोग निवेश करके सफल हुए हैं। यदि एसेट जारी करना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर सुपर हीरो का हिंदी सारांश। आपको इस पुस्तक में बताए गए गुणों को अमल में लाना होगा जब आप जल्दी अमीर बनेंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को भुगतान करके बचाकर उसे सही जगह पर निवेश करके समृद्ध आय प्रदान करते हैं।
यदि आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। अंग्रेजी में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। हिंदी में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास हमें कमेंट और ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसी तरह की और पोस्ट पढ़ने के लिए आप www.kitabka.com पर समय पर ज़रूर रहें। इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा फायदा हो। किताब तक पर आएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ। की थी फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। रॉबर्ट और माइक के अवलोकन के अनुसार उनके रिच मास्टर उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताईं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अमीर पिता ने उनसे कहा था कि तुम कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा तुम बचाते हो। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लारीबी वाला गरीब या मध्यम वर्ग का आदमी अचानक से अमीर बन जाता है, लेकिन कुछ ही पुराने पुराने हालात पर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं सिर्फ खर्च किया। हम भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो 25 से 30 साल की उम्र में करोड़पति बना रहा हो, लेकिन उसके 10 से 15 साल बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचा है। वह अपदस्थ हो गए हैं और अपना खर्चा के लिए बेस साफ करना शुरू कर रहे हैं। आप उस खिलाड़ी का नाम क्या बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितने पैसे कमाते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। आप कितने पैसे आप बचाते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। आइए इसे संक्षिप्त और विवरण में देखें। सबसे पहले आपको संपत्ति और देनदारी क्या होती हैं उसे बेच दिया जाएगा और उनके बीच का अंतर भी बेच दिया जाएगा। रिच ने उन्हें साधारण भाषा में कहा कि साम की संपत्ति आपकी जेब में पैसे डालती है, वही देनदारियां जेब से आपके पैसे निकालती हैं। यदि आप अमीर हैं तो आपको संपत्ति में कमी होगी और यदि आप गरीब हैं और मध्यम स्तर पर हैं तो आपको देनदारियां कम होंगी। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा हो या न हो लेकिन वह आर्थिक रूप से साक्षर, आर्थिक रूप से पढ़ा हुआ जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता चलता है। पैसा कैसे काम करते हैं यह किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता है। हर आदमी का एक आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पैसे का बहाव होता है। आय विवरण में दो भाग होते हैं, एक आय कमाई और दूसरा व्यय खर्चा। यह आपको बताता है कि ये आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं और सभी खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितने पैसे बचे हैं, कुछ भी बचा है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक संपत्ति और दूसरी देनदारी। आपकी संपत्ति आपके लिए पैसा बर्बाद करती है, ये आपको पैसा कमा कर देती है, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बैंड्स में निवेशित पैसा, बौद्धिक संपदा, बहुमूल्य संपत्ति आदि। देनदारियों का मतलब है घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। नीचे दिए गए डायग्राम में एरो, तीर हमें कैश फ्लो आइज आपके पैसों का बहाव नीचे दिया गया है कि पास पैसा कैसे और कहां से आ रहा है और वह कहां और कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का कैश फ्लो डायग्राम के ऊपर कुछ इस तरह होता है, मतलब गरीब आदमी के पास आय का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनके लगभग पूरे पैसे कर, घर का व्यापारी, खाना, कपड़े आदि चलन में हैं। महीने के अंत में अधिकांश के पास न के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। अब गरीब आदमी की संपत्तियां हमेशा के लिए खाली रह जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि पास अपने महीने के अंत में कुछ नहीं बचाते हैं, अगर बचाते भी हैं तो वह उसे संपत्ति में नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वह उसे टेलीविज़न आदि जैसे मनोरंजन उपकरणों में खर्च कर देते हैं।
ऐसा होता है क्योंकि लोकेट किसी ने संपत्ति के बारे में किसी ने बताया नहीं होता, न ही स्कूल में, न माँ बाप ने और न ही दोस्तों ने। देयताएं जो उसने खरीदी नहीं हैं क्योंकि उनके पास बकाया बचत नहीं है। आइए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखें। मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो। मध्यम श्रेणी के लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। प्रॉमिस जल्दी में शादी हुई है, वह पहले किसी नए शहर में भाड़े पर रहने लगी हैं। फिर खुद का नया घर लेने के बारे में जानकारी ली जाती है और नए घर लेने के बाद वह फर्नीचर ले लेते हैं। फिर जैसी जैसी कंपनियां आय बढ़ती जाती हैं, वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेती जाती हैं। फिर उनकी देनदारियां जैसे जैसे होम लोन, कार लोन आदि से भर जाती हैं। इसके बाद लोन की किस्तों के कारण उनका खर्चा बढ़ गया है और उनकी पूरी कीमत उनके मासिक खर्चे में ही चली गई है। इस प्रकार उनकी पूरी संपत्ति का कॉलम खाली ही रहता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखें। अमीर आदमी का कैश फ्लो। अमीर आदमी के एसेट में उनके लिए पैसे कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता की लगभग सारी आय उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता के एसेट में कई पैसे कमाते थे, जिस कारण उनके एसेट कॉलम से उनकी देनदारियां बहुत बड़ी हो गई थीं, जो अब उनके एसेट उनके खर्च से बहुत अधिक पैसे चुकाए जा रहे थे। लेखक के अमीर पिता ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह पूरी तरह से आर्थिक रूप से साक्षर थे और पैसा कैसे कमाते थे, उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था। अगर आदमी गरीब हो या अमीर हो तो उसे पैसे देना तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे तक पहुंचना नहीं आता। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनके ट्रेड से लेकर हार्ड वर्क तक का काम नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करती रहती हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लेती। जैसे जैसे उनकी आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में उनके खर्चे में भी वृद्धि होती है और उनकी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होता है। वह यह कभी नहीं है कि उनकी वास्तविक यह समस्या है कि उनके पास कौन से पैसे हैं, वह उनका खर्च कैसे कर रहे हैं, उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। और यह समस्या वित्तीय निरक्षरता की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको पैसा चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करो जो भी पैसा आप कमाते हैं। फर्म से कुछ हिस्सा अपने लिए पैसे बचाएं और बचे हुए उत्पादों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना दे, यानी आपको पैसा कमा कर दे। अमीर और गरीब लोगों को सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर अंतिम रूप से अपने रखने का स्थान निर्धारित कर लिया है। इसके कारण अधिकतर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं और अंत में वह उसे किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। जो अमीर लोग सबसे पहले अपने पैसे बचाते हैं और बाद में अपने खर्चे करते हैं, यह करने के लिए वे बहुत ही प्रयास करते हैं और आत्मानुशासन की जड़ रखते हैं। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आप सबसे पहले खुद को ही भुगतान करना चाहेंगे और उसे बचाएंगे। जब आप अपना ऊपर वाला आत्मानुशासन सीखेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। जैसे जैसे आप अपने पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे ही आपकी आज के समय में जो अलग अलग संपत्तियां हैं, जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नया बिजनेस आदि, किसी भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खोलकर अपनी स्टडी अध्ययन करना होगा। जो लोग सीखने की जगह कमाने पर फोकस करते हैं, वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर आगे निवेश किसी न किसी वित्तीय समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी भी योजना में किसी के आवेदन पर पैसा लगा देते हैं। फिर बाद में उनकी कंपनी अपना पैसा लेकर भाग लेती है।
लेखक के रिच सुपरस्टार ने कहा कि पहले सीखने पर ध्यान देना चाहिए, बाद में कमाई पर। फाइनेंशियल लीयरिंग मैराथन दौड़ वाली प्रक्रिया है। जब भी आप सीखेंगे तो आप सीखेंगे और अगली बार वह गलती न करो। अवधारणा से बिल्कुल न डरें। जब कोई खेलने के लिए खेलता है तो उसकी गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच राइटर ने राइटर को रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में श्री वारेन बफे ने कहा है कि जोखिम तब आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको पता नहीं है तो उसे खतरा है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी चलाते ही नहीं हैं, तो यह जोखिम है। कम करने के लिए सबसे पहले आप गाड़ी चलाना सीखें। इसी तरह वित्तीय जोखिम को भी वित्तीय ज्ञान और प्लॉट डेवलपमेंट करके कम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानें और उसके बारे में निवेश करना बहुत जरूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपना वित्तीय ज्ञान और पोर्टफोलियो का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहां रहते थे, उनके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर घरों में बेचने के लिए बोर्ड लगा हुआ है। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट गया था और वहां के रियल स्टेट बाजार में भी बहुत तेजी से गिरावट आई थी। उन्होंने देखा कि वहां एक घर के नोटिस बोर्ड पर कई दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि यह घर कितने दिनों से बिक रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई दिनों से इस घर को दिखाने के लिए बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन किसी ने भी यह घर देखने के लिए और पदम के लिए जगह नहीं बनाई, तो आप ही घर लो, देख लो और मुझे इसका मतलब बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उसने घर में $20,000 की खरीद ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखा। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल स्टेट का बाजार बढ़ा तो लोग उस स्थान पर घर की हिस्सेदारी में लग गए। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही दम नहीं कमाया, बल्कि किराएदार की भी कमाई की। 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला, जिसके मालिक जर्मनी का। उन्हें उस क्षेत्र के रियल स्टेट मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह बस उस फ्लैट को